गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें क्या देखा, तो इंडिया का जो बैंकिंग स्ट्रक्चर और मॉनेटरी पॉलिसी वाला सेगमेंट है, हमने वो वन बाय वन वो क्लियर किया। स्टार्ट हमने किया कि यार इंडिया में कितनी बैंक्स है, कितना पीएसबी काम कर रहा है। फिर हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है उनके रिक्रूटमेंट के बारे में बात की, दैट कौन ऐसी एजेंसी है, कौन है जो गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको रिक्रूट करते हैं, कैसे उनको रिमूवल किया जाता है, क्या क्वालिफिकेशन होती है। हम बात किए फंक्शंस ऑफ पब्लिकेशंस ऑफ आरबीआई कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या किताबें या क्या क्या पब्लिकेशंस जो है वो करता है। फिर हमने रीजनल रूरल बैंक के बारे में डिस्कस किया। रीजनल रूरल बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बाद में अगला सेक्शन हमारा डॉक्टर व्यास कमेटी को लेकर था, जो भी किसको लेकर है, आपका रीजनल रूरल बैंक को लेकर। फिर हमने इंडिया में रीजनल रूरल बैंक के कंसोलिडेशन की चर्चा की। बाद में हमने मनी के डिमांड और सप्लाई के बारे में बात किया, जिसमें हमने मनी के अलग अलग फॉर्मेट M1, M2, M3, M4 को जो है, जिसमें ब्रॉड मनी, नैरो मनी की बात की, मनी मल्टीप्लायर को डिस्कस किया। फिर हम मॉनेटरी पॉलिसी वाले सेक्शन पे आए, जिसमें हमने रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, लॉन्ग टर्म रेपो रेट फंक्शन, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इससे जितनी भी चीजें थी उनको डिस्कस किया। CRR, SLR को कंपेयर किया। फिर हमारा जो क्वांटिटेटिव टूल्स थे जिस आधार पे हमने बैंकिंग को समझा। सो कल वाला लेक्चर यहीं तक सीमित था। आज जो नेक्स्ट पार्ट इसका है, इसमें हम बात करने वाले हैं बैंकों से जुड़ी उन एसोसिएट टर्मिनोलॉजी से जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है जो वो होती है। जैसे वन बाय वन इस चीज को अपन क्या करते हैं, कैरी ऑन करते हैं या वन बाय वन कवर करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो बात आता है वो आता है MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। इसको हिंदी में भी जब अपन देखते हैं तो इसको वैसे ही लिखा जाता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। जब बैंक जो है वो कस्टमर को पैसा देता है या कस्टमर को क्या करते हैं, आपका लोन देता है या उनसे लोन लेता है, तो उस वाली कंडीशन में वो एक बेस रेट, आधार दर रखता है, ठीक है, जिसको हम आगे देखेंगे। इसके साथ MCLR होता है, जिससे क्या होता है, वो उससे अपनी कॉस्ट निकालता है और उस आधार पर अपनी लागत निकालने के बाद क्या करता है, एक दर तय करता है कि अगर FD है तो इतना मिनिमम 4% इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, लोन है, एग्रीकल्चर लोन है तो इतना % पे देना ही पड़ेगा, जो एक फिक्स रेट है ना वो डिसाइड होता है। सो इट रिप्लेस बेस रेट। पहले क्या होती थी, आधार रेट चलती थी, आधार दर चलती थी, बेस दर चलता था, उसको हटाकर क्या आया, ये नया लेंडिंग रेट सिस्टम आया। आधार रेट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, अब की बार इसको एक्यूरेटली MCLR के तहत क्या किया गया, फाइंड आउट किया गया। फिर इट इज अ मिनिमम इंटरेस्ट रेट दैट बैंक कैन लैंड इट, मींस एक मिनिमम रेट है ना, बाकी मैक्सिमम तो आपका अपना होगा पर मिनिमम इतना तो रखना ही पड़ेगा। इट इज अ टेनोर लिंक्ड इंटरनल बेंचमार्क, मीनिंग द रेट इज डिटरमाइनिंग इंटरनली बाय बैंक डिपेंडिंग ऑन देयर पीरियड लेफ्ट टू रिपेमेंट ऑफ द लोन। ठीक, किस आधार पर, तो जो भी उनकी फंडामेंटल चीजें हैं कि मान लो आपके पास कोई पैसा आया, आपने वो पैसा किस रेट पर लिया, कितने समय में रीपे करना है, क्या इंटरेस्ट पे पे करना है, उस सब की लागत निकाल ली, आपका पैसा कितना पड़ा, फिर आपका टोटल खर्चा आपने उसमें एड ऑन किया और उसके बाद आपने वो लेंड जो है वो किया, तो ये सब चीज क्या कहलाती है, आपकी MCLR कहलाती है। अब MCLR के 4 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड आता है, टेनोर प्रीमियम आता है, कितने क्या प्रीमियम लगेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है कि क्या भैया लागत, उसको मैनेज करने का कुल लागत जो है वो लागत कितना है, और नेगेटिव कैरी अकाउंट ऑफ द कैश रिजर्व रेशियो, जो भी उनका मींस इंटरनल सिस्टम है वो आता है। ये हम लोगों के लिए काम का नहीं है, बट हाँ ये जरूर काम का है कि MCLR जो है वो क्या होता है। पॉइंट समझ में आया? वह न्यूनतम दर है जो बैंक क्या करेगा, जिस पर बैंक लैंड करेगा, मतलब जिस पर बैंक मनी या लोन आपको देगा। देन अगला आता है फ्रीक्वेंटली यूज एक टर्मिनोलॉजी है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, NDTL। ठीक, ये जो मांग आपका लायबिलिटी जो है उस पे आता है। सो बेसिकली 2 चीजें हम बैंक के आधार पर देखते हैं कि क्या बैंक का क्या है, असेट है, और क्या बैंक की लायबिलिटी है। ठीक है, 2 ही चीजें होती है। क्या क्या होता है, एक होता है बैंक का असेट, दूसरा होता है बैंक की लायबिलिटी। असेट मतलब जो बैंक का अपना कुछ है, जो उसका क्या है, जो उसकी पूंजी है, ठीक है, जो उसके पैसा कमा कर देगा, वो उसका क्या कहलाता है, असेट कहलाता है। जिससे अगर बैंक 2 काम करता है, क्या करता है बैंक डिपॉजिट लेता है
और क्या देता है, लोन देता है। इन डिपॉजिट लेना और लोन देना ये दो काम बैंक के हैं। इनमें से एक उसकी पूंजी है, ठीक है, और एक उसका क्या है, एक उसका देता है, मतलब उसकी लायबिलिटी है जो उसे क्या करना है, किसी न किसी को देना है। दो ऑप्शन हो गए, एक तो क्या हो गई, पूंजी हो गई, और दूसरा क्या हो गया, उसकी देयता हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं दूसरी भाषा में लायबिलिटी कहते हैं। तो आपके हिसाब से डिपॉजिट और लोन में क्या देयता है और क्या उसकी पूंजी है, क्या उसका उत्तरदायित्व, लायबिलिटी मतलब एक और क्या कहा जाएगा, उत्तरदायित्व है, और क्या उसकी क्या है, पूंजी है। जमा लिया है और लोन दिया है, तो इन दोनों में से उसका पूंजी क्या है, जमा उसकी पूंजी है और लोन उसका उत्तरदायित्व है, मींस उसकी देयता है, उसकी लायबिलिटी है। नहीं, उल्टा है। क्या है, उल्टा है। ये आपने अपने सापेक्ष में बोल दिया, अपने बैंक के लिए नहीं बोला। ये जो आपने बात बोली है सही है, पर ये किसके लिए लागू नहीं होती, बैंक के लिए लागू नहीं होती है, स्वयं के लिए लागू होती। समझना कैसे, जो हमारे पास हमारा डिपॉजिट है वो तो हमारी पूंजी है, ठीक, सही है। जो हमारा डिपॉजिट है वो हमारी पूंजी है। जो हमारे ऊपर लोन है वो क्या है, हमारा लायबिलिटी है, देना है, ठीक है। जो जमा है वो असेट है, जो देना है वो हमारी लायबिलिटी, हमारे लिए ठीक है। पर जब बैंक के पास आते हैं तो बैंक के पास जो जमा है वो उसको वापस देना है जी सर जी, वो आपका है। जो बैंक के पास है वो किसका है, वो आपका है, हमारा है, तो हम उससे ले सकते हैं। और बैंक की जवाबदारी है कि वो हमें क्या दे, वो पैसा दे। अरे लोन नहीं दे, हमारा पैसा तो दे, ठीक है। लोन दे ना दे वो उसकी मर्जी, पर हमारा जो पैसा सेविंग अकाउंट में रखा है, हमारा जो एफडी है वो तो उसे देना पड़ेगा ना। तो ये जो डिपॉजिट है ये बैंक की क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। ये बैंक की देयता है, ये बैंक का उत्तरदायित्व है, ये हमें देना है, पहला। दूसरा, ये जो डिपॉजिट है ना, ये खाली नहीं देना, इस पे उसे ब्याज भी देना है। कम देना है पर देना है, ठीक है। क्या है, अगर वो करंट अकाउंट को छोड़ के बाकी जगहों पे उसे क्या भी देना है, ब्याज भी देना है। मतलब जो उसके पास डिपॉजिट है ये उसकी क्या है, लायबिलिटी है। आई कहानी समझ में। अब ये जो लोन है ना, जो हमारा देता है, ये बैंक का असेट है, हमारे ऊपर क्या है, उत्तरदायित्व है। और किसका असेट है, बैंक का असेट है, क्योंकि ये बैंक को कमा कर देगा। क्या कमा के देगा, इंटरेस्ट कमा कर देगा। तो ये क्या है, ये बैंक का असेट है, तो ये लोन है। ये लोन क्या है, उसका असेट है। आई कहानी समझ में। तो दो चीजें होती है, एक होती है असेट, एक होती है लायबिलिटी। असेट मतलब उसकी पूंजी, लायबिलिटी में उसकी देयता, उसकी उत्तरदायित्व, ठीक। तो जो लोन बैंक बांट रहा है वो उसकी क्या है, पूंजी है, ये उसका असेट है। और अगर वो लोन हर महीने क्या है, मतलब हमको लोन दिया, हम हर महीने क्या, लोन उसका क्या है, लोन उसका असेट है, हम हर महीने उसे पैसा मतलब बैंक को पेमेंट कर रहे हैं, तो वो बैंक का कौन सा असेट हो गया, परफॉर्मिंग असेट हो गया। मतलब उसका बेटा जो काम कर करके ला रहा है, पैसा कमा के ला रहा है, लोन ला इंटरेस्ट कमा रहा है। और अगर वो क्या हो गया, हम पे नहीं कर रहे, तो वो हो गया नॉन परफॉर्मिंग असेट। क्या हो गया, नॉन परफॉर्मिंग असेट, जिसे हम एनपीए कहते हैं। नाम सुना है ना आपने, एनपीए। वो एनपीए क्या होता है, आपको भेजा था ना, पैसा दिया था ना कि कमा के लाएगा, पर कमा के नहीं लाया, तो वो असेट क्या हो गया, नॉन परफॉर्मर हो गया। तो उसे हम क्या कह देते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट कह देते हैं, ठीक है। वो बेड लोन की कैटेगरी में बाद में आ जाता है, ठीक। आई कहानी समझ में। तो वो एक अलग कहानी हो गई। तो ये आपका क्या हो गया, असेट, और ये समझ में आ गया। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन क्या होता है पता है, चीजें कई बार हम सोचते हैं ये सबको पता होगी, पता भी होती है, पर इसका मायना क्या हो जाता है, थोड़ा सा बदल जाता है। तो समझिए, अब बैंक के ऊपर जो लायबिलिटी है वो दो तरह की लायबिलिटी है, क्योंकि समझना, बैंक के पास जो भी जमा है वो जमा दो तरह का जमा है। एक है समय जमा या सावधि जमा, और दूसरा है मांग जमा। एक है टाइम डिपॉजिट, दूसरा है आपका डिमांड डिपॉजिट। जो भी अमाउंट एफडी में रखा है वो है टाइम डिपॉजिट, जो फिक्स पीरियड के लिए रखा हुआ है। इसके अलावा सेविंग बैंक में, करंट अकाउंट में जो भी पैसा रखा है वो क्या है, मांग जमा, कभी भी निकाल लोगे, ठीक। तो अब हम इसके आधार पर डिसाइड करते हैं नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी। क्या करते हैं इसको, नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी, कुल मांग एवं जमा देयता। भाई कहानी समझ में। ये क्या होता है, तो ये डिफरेंस है सम ऑफ द डिमांड इन टाइम लायबिलिटी ऑफ बैंक माइनस
पब्लिक विद द बैंक एंड डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ असेट हेल्ड बाय द अदर बैंक। मतलब ये नेट एक होता है टोटल, ये कहानी समझ में आ गई ना। एक होता है टोटल, टोटल में क्या होगा, सारा के सारा देता आ जाएगा, उसमें से जो जमा है बैंकों के पास में वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कुल देता हो जाएगा। जैसे इसको सिंपल समझना, आपके पास आपने लोन ले रखा है या फिर आपको किसी का पैसा देना है, मान लेते हैं आपको 1 लाख रुपए देना है। कितना लाख रुपए देना है, 1 लाख। आप पे कर्जा कितने का है, 1 लाख का है। अब कुल कर्जा अगर संपूर्ण कर्जा आपके ऊपर देखा जाए तो कितना है, वो है 1 लाख का, परंतु आपके पास 60,000 रखे हैं। कितने हैं, 60,000। तो आपके पास कुल कर्जा कितना है, नेट कितना है, 40,000 का। ये अंतर समझ में आया। तो ये यहां नेट और टोटल में होता है। टोटल आपके ऊपर डेप्ट कितना है, 1 लाख का। आपके पास लेना कितना है, आपको 60, आपके पास 60,000 रखा है, ठीक है, आपके पास खाली कितना है और बचा है, 40,000 का। तो आपका नेट डेप्ट कितना बचा, 40,000। तो वो जो नेट है उसे क्या कहा जाता है, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। पॉइंट क्लियर। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे एमसीएलआर, नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी। वैसे एक टर्मिनोलॉजी होती है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। इसको बाजार स्थिरीकरण योजना कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, बाजार स्थिरीकरण योजना। अब ये योजना क्या होती है, तो ये सिक्योरिटीज आर इशूड, या इसको सिंपल देखा जाए, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम सिक्योरिटीज आर इशूड टू शक आउट एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट थ्रू इशूइंग ऑफ सिक्योरिटीज लाइक ट्रेजरी बिल, डेटेड सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। समझ लो, आरबीआई जो है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो बाजार में क्या करता है, वो बाजार में जो क्रेडिट फ्लो है उस क्रेडिट फ्लो को मैनेज करता है। साख का जो संचरण है उसको क्या करता है, मैनेज करता है। मतलब ये बाजार में पैसों का जो क्या तरलता है, उस तरलता को क्या करता है, मैनेज करता है। किसकी तरलता को मैनेज करता है, पैसों की। जैसे समझना, जो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में है, क्या बैंक उसको यूज करने से मना कर सकता है, करवाने से मना कर सकता है, नहीं। जो आपके पर्स में रखा है, क्या आरबीआई वाला आपसे बोल सकता है कि पैसा खर्चा मत करो, मतलब इससे तो कंट्रोल होगा नहीं। तो ये जो पैसा आपके जेब में है, ये तो आप अपनी मर्जी से खर्च करोगे। अगर आप सारा पैसा अपनी मर्जी से खर्च करोगे तो बाजार में मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन जो होता है वो तो कंट्रोल में रहेगा ही नहीं। बाजार में मूल्यों का कंट्रोल हो पाएगा क्या, नियंत्रण हो पाएगा, नहीं। किस पे कंट्रोल हो सकता है, आप लोन लेने गए, वो आपका क्रेडिट है, लोन किस पे मिलता है, साख पे, क्रेडिट पे, ठीक है। अब ये क्रेडिट जो उसको कौन मैनेज करता है, आरबीआई। तो क्रेडिट फ्लो कौन मैनेज करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सही कहानी समझ। बट अब क्या होता है, सारा काम क्रेडिट से हो पाएगा क्या, नहीं। तो बाजार में अगर पैसे का फ्लो ज्यादा है तो उसके लिए क्या किया जाता है, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो है उनको लाया जाता है। किनको लाया जाता है, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। वो कैसे की जाती है, वो प्रतिभूतियों के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर की जाती है, प्रतिभूतियों के आधार पर की जाती है, सिक्योरिटीज के आधार पर की जाती है, वो बॉन्ड के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर की जाती है, बॉन्ड के आधार। समझ में। ये मैनेज करने का काम कौन करता है, ये मैनेज करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो करता है। कैसे करता है भारतीय रिजर्व बैंक, मान लेते बाजार में मनी का फ्लो ज्यादा है, लोगों के पास ज्यादा पैसा है, हर बंदा बाजार से पैसा कमाना चाहता है, ठीक है, जिसके पास भी पैसा है। तो आरबीआई क्या बोलता है कि काम करो, हम आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल लॉन्च करते हैं, आप ये पैसा किसको दे दो, सरकार को दे दो, सरकार आपको इतना % इंटरेस्ट क्या है देगी, ठीक है। तो आपने आपके पास जो कैश रखा था वो कैश किसको दे दिया, आपके हाथ में क्या आ गया, एक बॉन्ड का पेपर, ठीक। अब ये पेपर लेके आप बैठे रहो, ये पेपर 25 लाख का है, ये पेपर कितने का है, 25 लाख। इससे तुम खर्चा कर सकते हो। अगर 25 लाख जेब में रखे हैं, कैश रखा है, तो तुम क्या करोगे, कुछ ना कुछ तो खरीदोगे। पर अब 25 लाख किस में आ गए, इसमें आ गए, तो बाजार से कितने लाख गायब हो गए, 25 लाख। जब कब तक वो ऐसे उल्टा सीधे ऐसे बाजार से पैसा निकालता रहेगा, जब तक बाजार क्या ना हो जाए, स्टेबलाइज ना हो जाए, जब तक बाजार का स्थिरीकरण नहीं हो जाए। तो इस तरह से बाजार में बॉन्ड डालकर कई करोड़ों रुपए क्या कर लिए जाते हैं, निकाल लिए जाते हैं। अब क्या होता है ना, आपसे नहीं निकाले जाते, हम तो बहुत कम है, किन से निकाले जाते हैं, कंपनियों से। कैसे, जैसे कि ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बैंकिंग कंपनीज होते हैं, इनसे। अब इनके पास है करोड़ों में पैसा, अब ये करोड़ों में जो इनके पास पैसा है, इस पैसे को कहां डालना चाहते हैं,
बाजार में कमाने के लिए। तो मान लेते कोई बैंक है, फला बैंक या एसबीआई बोल देते, एग्जांपल के लिए क्या ले लेते, एसबीआई। एसबीआई के पास 1000 करोड़ रुपए रखे, उसके पास खुद के 1000 करोड़ है। अब वो 1000 करोड़ खुद के पास रख के बैठेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो तो उसके लिए क्या लायबिलिटी है, उस पे इंटरेस्ट देना है ना उसको 1000 करोड़ पे, तो वो तो उसको मार्केट में डाल के और इंटरेस्ट कमाएगा। तो 1000 करोड़ बांटने के मूड में, तो आपको फोन लगाएगा, भैया क्रेडिट कार्ड ले ले, होम लोन ले ले, कार लोन ले ले, बाइक ले ले, कुछ तो ले ले, मतलब तेरे जो मर्जी है वो ले ले, क्योंकि उसके पास क्या रखा है, पैसा। तो वो आपको फोन लगा लगा के बोलेगा कि ले ले यार। ठीक, अब आप तो लेने मींस आप में से कई सारे लेंगे, पर आप जब ये सामान लोगे तो बाजार में क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी, इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो आरबीआई सोचता है कि इस एसबीआई के पास जो 1000 करोड़ रखा है इसको खुद खाली करो। तो वो क्या करेगा, वो एसबीआई को ऑफर देगा कि ट्रेजरी लोन बिल ले ले, है ना, कमर्शियल पेपर ले ले, गवर्नमेंट बॉन्ड में डाल दे, सिक्योरिटी में डाल दे। और जैसे ही वो स्कीम निकालेगा, ठीक है, एसबीआई को तो पता है कि आपको देगा तो रिस्क है, आपको अगर पैसा देगा तो इंटरेस्ट तो ज्यादा मिलेगा, पर रिस्क है, क्योंकि हो सकता है डेब्ट भी, एनपीए भी हो जाए। पर गवर्नमेंट को अगर देगा या आरबीआई को देगा तो एसबीआई मींस रिस्क है क्या, रिस्क नहीं है। तो वो अपने पास जो पैसा रखा है वो कहां लगा देगा, आरबीआई के पास लगा देगा। 1000 करोड़ थे, 400 करोड़ निकाल लिया, बचे कितने, 600 करोड़। अब क्या, तो अब आप फोन लगाओगे कि हमको चाहिए, तो मना कर देगा अभी नहीं, तुम्हारी क्रेडिट खराब है, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, फिर वो आगे रह के फोन लगाना बंद कर देगा। ये कहानी समझ में, तो उससे पैसा कहां चला गया, सरकार के पास। सो दैट इज हाउ द मार्केट स्टेबलाइजेशन हैपेंस। सो इसे क्या कहते हैं, बाजार स्थिरीकरण योजना। समझ में आई कहानी। सो ये होता है। फिर आगे जो हम पहले जो आपका ये जो अभी ये चल रहा है ना स्कीम आपका एमसीएलआर से पहले क्या चला करता था, तो उसे कहते थे बेस रेट, आधार दर। क्या कहा जाता था, आधार दर। मतलब ये इनका है ना कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक वो होता है, समिति होता है या संगठन होता है। ये बैंकों का भी एक संगठन है कि भैया इससे सस्ता लोन नहीं देंगे, ठीक है। अगर होम लोन लेना तो 8% से सस्ता नहीं मिलेगा, तो 8% मिनिमम है। फिर 8 से महंगा तुमको जितना देना हो दो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, क्योंकि लोग अपने हिसाब से ले लेंगे। ठीक, गोल्ड लोन है तो गोल्ड लोन 9% से नीचे, 7% से नीचे कोई नहीं देगा, ये भी फिक्स है। कार लोन है तो इतने % से नीचे, 11% से नीचे कोई नहीं देगा। तो ये सारे दर क्या कर रखे हैं, निर्धारित कर रखे हैं कि इतने % से नीचे पैसा नहीं दिया जाएगा। तो ये दर क्या कहलाते थे, बेस रेट कहलाते थे, आधार दर कहलाते थे। इसमें कॉस्ट ऑफ फंड के आधार पर इसमें क्या प्रॉफिट मार्जिन वर्फिट सब कुछ निकाल के क्या कर लेते थे, आधार दर का निर्धारण कर लेते थे। पर इसमें दिक्कत थी, समय के साथ ये बड़ा इफेक्टिव मेजर नहीं था, तो इसका एडवांस हम क्या लेकर आ गए, एमसीएलआर लेकर आ गए। तो आधार दर समझ में, आधार दर क्या होता है। सो आधार दर और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, जिसको हम क्या कहते हैं, बाजार स्थिरीकरण योजना। आगे आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जी सिक्योरिटी, जिसे बोलते हैं सरकारी प्रतिभूतियां। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, सरकारी प्रतिभूतियां, ठीक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्या है ये, तो ये बाजार से पैसा निकालने और डालने की स्कीम है, ठीक। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया आपका मार्केट स्टेबलाइजेशन में कि भैया ये प्रतिभूति नाम दे दिया इसको, तुम्हें पैसा कमाना है ना, तो एक काम करो, तुम हमको गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लो, हम इतना % आपको इंटरेस्ट प्रॉफिट करके देंगे, तुम ये कागज लेके बैठे रहो। इससे क्या हो गया, बाजार से पैसा निकल गया। तो वैसे ही सिक्योरिटी तो क्या है, इट इज अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट। इसे क्या कर सकते हैं आप, मींस विनिमय कर सकते हैं। आपने लिया है, आप इनको दे सकते हो, आप इनको दे सकते हो, बेच सकते हो। ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी विद ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 year आर कॉल्ड ट्रेजरी बिल। जो एक साल से कम के जितने भी होते हैं उन्हें दूसरी भाषा में क्या कहा जाता है, ट्रेजरी बिल के नाम से जाना जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, इन सबको अपन पढ़ते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। जो ये आपका जो मनी मार्केट होता है, उस मनी मार्केट में मुद्रा बाजार जो होता है, मुद्रा बाजार में बट ये होता है। ये लॉन्ग टर्म को क्या कहा जाता है, तो उनको जो होते हैं उन्हें भी हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहते हैं, जो 1 साल से क्या होते हैं, ज्यादा के होते हैं, ठीक है। ट्रेजरी बिल आर नॉट इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये किसके साथ तो इशू होते हैं, खाली सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन्हें क्या कर सकता है, इशू कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सरकारी प्रतिभूतियां। किस लिए की जाती है, सरकार पैसे उगाने के लिए करती है। पैसे क्यों चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए। सरकार को पैसा, हर किसी को पैसा चाहिए, सरकार को भी चाहिए, तो सरकार यहां से क्या करती है, पैसे का इस तरह से विनिमय करती है। कहानी समझ में। अगला आता है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। क्या आता है अगला, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। इसको अगर कहा जाए तो सकल
सकल स्थिर पूंजी निर्माण। क्या कहा जाता है इसको? सकल स्थिर पूंजी निर्माण। ये मुझे देख के आना था खाली, सकल स्थिर पूंजी निर्माण। इसका मतलब होता है एग्रीगेट ऑफ ग्रॉस एडिशंस टू फिक्स असेट। ठीक है, जो भी सरकार का फिक्स असेट है उसमें और एडिशन करना और पूंजी का निर्माण करना, वो क्या कहलाता है? आपका सकल स्थिर पूंजी निर्माण कहलाता है। मतलब आपके पास जो टोटल असेट है उसको और बढ़ाना। और कैसे बढ़ा सकते हैं? मार्केट में निवेश कर करके, बाजार से पैसा कमा कमा के, उगा कर नहीं, लोन लेकर नहीं। क्या करके नहीं? लोन लेकर नहीं। लोन तो आपकी देयता है, लाइबिलिटी है। जो कमाया हुआ पैसा है वो क्या कहलाएगा? आपका पूंजी निर्माण की कैटेगरी में आएगा। ठीक। एक होता है चेक ट्रंक्शन सिस्टम। इसको हिंदी में भी चेक ट्रंक्शन सिस्टम प्रणाली कह देते हैं बस। ठीक है, इसमें हिंदी कितना हो जाता है? खाली सिस्टम को प्रणाली कह देते हैं, बाकी चेक ट्रंक्शन नाम से ही क्या होता है, इसको उपयोग होता है। क्या होता है? तो ये जो आप चेक क्लियरिंग में देते हैं, आप जब भी किसी बैंक के पास अपना चेक लेके जाते हैं वो क्लियरिंग में जाता है। सो जो क्लियरिंग की प्रणाली है उसे चेक ट्रंक्शन सिस्टम के नाम से जानते हैं। पहले ये होता था कि आपने चेक लगाया, मान लेते हैं आपके पास एसबीआई का अकाउंट है, आपका अकाउंट किसमें? एसबीआई में। मेरा अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है। मैंने आपको पैसा दिया, मैंने चेक दे दिया, मेरा चेक बैंक ऑफ इंडिया का है, आपके नाम से दे दिया। अब वो बैंक, आप चेक लेके कहां जाओगे? आपके बैंक के पास, एसबीआई के पास। अब एसबीआई के पास किसका चेक है? बैंक ऑफ इंडिया का। तो एसबीआई वाले वो चेक किसको देंगे? बैंक ऑफ इंडिया वाले। बैंक ऑफ इंडिया वाले उसे चेक करेंगे कि मेरा ये सही है, अब वो पैसा डालेंगे एसबीआई वालों के पास। एसबीआई पैसा देगी किसको? आपको। आई कहानी समझ में? तो ये जो पूरी क्लियरिंग मैकेनिज्म है, प्रणाली जो है, इसे क्लियरिंग हाउस कहा जाता है। ठीक है, अब इसी सिस्टम को क्या कहा जाता है? टैंक ट्रंक्शन सिस्टम। पहले पूरा चेक जाता था, अब चेक का इमेज जाता है। क्या जाता है? अब चेक का इमेज जो है वो जाता है। तो ये सिस्टम क्या कहलाता है? आपका चेक ट्रंक्शन सिस्टम। ठीक है, प्रणाली के थ्रू क्या करते हैं? चेक क्लियरिंग का जो काम है वो काम किया जाता है। डन। ये कुछ एडिशनल सिस्टम। बेस रेट क्या होता है बेटा? कोई भी बैंक, जब बैंक पैसा बाजार में क्या करता है? लेकर आता है। ठीक है, मैं पहले एक काम करते हैं। दो तरह की रेट हमारे यहां चलती है। एक होती है क्या? बेस रेट। दूसरा होता है MCLR। ठीक, मैं बात करता हूं पहले बेस रेट के बारे में। जब बैंक है, बैंक आपको क्या दे रहा है? लोन दे रहा है। क्या दे रहा है आपको? लोन। तो उसे क्या तय करना है? एक इंटरेस्ट रेट जो है वो तय करना है। क्या तय करना है? एक इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर है वो तय करना है। अब वो न्यूनतम ब्याज दर जो है, वो न्यूनतम ब्याज दर सभी बैंकों का क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, न्यूनतम ब्याज दर क्या रहेगा? सभी बैंकों का सेम। तो वो निकालने के लिए क्या दर यूज की जाती है? बेस रेट जो है, बेस दर जो है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आधार दर का उपयोग किया जाता है। कैसे करते हैं? तो मान लेते हैं बैंक ने आपको जो पैसा दे रही है वो पैसा उसने रेपो से उठाया है। किस रेट पे उठाया है? रेपो रेट पे। मान लेते हैं उसने 600 करोड़ रुपए उठाया था। ठीक, रेट उस समय 6% या 4% था। 6% मान लेते हैं। तो 600 करोड़ पे 6% एनुअली पे कर रहा है। ठीक है, तो 1 करोड़ पे कितना एनुअली पे कर रहा है? 50 लाख पे कितना एनुअली पे कर रहा है? निकाल लिया। ठीक, पहले तो वो निकाला कि वो कितना ब्याज देगा, तो उसने खुद के ऊपर जो लग रहा है वो इंटरेस्ट निकाल लिया। ठीक, फिर उसने अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट, लागत निकाली कि भैया आपको सर्व करने के लिए इतने लोग लगे। ठीक है, उसके उसार पे आपकी उसकी भी कॉस्ट कौन देगा? उसकी लागत भी तो आप ही दोगे। वो लागत निकाली और उसने खुद का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट निकाला। इन सबको जोड़ करके उसने क्या दर निकाल दी? बेस दर। तो कॉस्ट आ गई, कितनी लागत है पेमेंट की। दूसरी आ गई क्या? ऑपरेशनल कॉस्ट। ठीक है, कि भैया पूरा मैनेज करने में कितना पैसा लगेगा। और तीसरा क्या आ गया? ठीक है, आपका प्रॉफिट, लागत आ गई। जैसे सिंपल सी बात है, एक चाय पीने हम गए। ठीक, एक चाय पीने हम कहां गए? एक गुमटी पे गए। सिंपल, एक रोड किनारे क्या है? गुमटी लगी है। उससे हमने चाय का बोला, उसने चाय हमसे ली कितने में? 10 रुपए में। ठीक, अब यही चाय पीने हम कहां चले गए? किसी जो बहुत एक पॉश एरिया मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? उस शहर का मेन मार्केट मान लेते हैं। उस मार्केट में एक दुकान पे चले गए। अब वो यही चाय का लेगा कितना रुपए? 15 रुपए। सेम चाय पीने हम किसी मॉल में चले गए तो वो हो गई कितने की? 25 की। और वो ही चाय पीने हम किसी 5 स्टार होटल रेस्टोरेंट में चले गए तो वो आ गई कितने की?
500 की। दूध तो वही 60 रुपए लीटर आ रहा है, इसके पास भी 60 रुपए लीटर दूध है, इसके पास भी 60 रुपए लीटर दूध है, पर पॉइंट है इसकी जो लागत है वो मिनिमम है, शून्य है। क्यों? किराया इसको देना नहीं है, 20 रुपए की पर्ची नगर निगम काट रहा है, बस इससे ज्यादा इसकी कोई दूध वूध की जो लागत लग रही है वही लागत है। एडिशनल कोई लागत है क्या? नहीं, एडिशनल कॉस्ट। अब ये जो दुकान लेकर बैठा है इसकी एडिशनल कॉस्ट, उस दुकान का किराया, ठीक है, मान लेते हैं रेंटेड है तो 10,000 रुपए महीना उसको दुकान का किराया देना है, 3,000 रुपए बिजली का बिल देना है, 13,000 महीने का उसको खर्चा आप ही की चाय से निकालना है। अब यही चीज हम चले गए मॉल में, ठीक है, तो वही चाय कितने की हो गई, तो उसको वो किराया जो 15,000 रुपए 10,000 रुपए दुकान का किराया था वो 30,000 रुपए उसको क्या निकालना है? किराया निकालना, ठीक। और वही चले गए हम 5 स्टार होटल में, तो उस होटल में 50 से 100 एम्प्लॉई है, बड़ी सी बिल्डिंग है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े लाइट्स हैं, कलर है, सफाई वाला है, फर्श महंगा है, टाइल्स महंगी है, आपको फोटो खींचने के लिए सुविधाएं बहुत सारी दे रखी है। अब उसको सारा कीमत निकालना है, उसको क्या निकालना है? सारे की कीमत। वो किससे लेगा? तो वो चाय से ही निकलेगी, ठीक है, तो वो क्या चाय नहीं सभी से निकलेगी, बट उसका हिस्सा किस पे भी आएगा? चाय पे भी आएगा, तो उसकी लागत क्या हो गई? बढ़ गई। प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज फिक्स है, ठीक है, सबसे ज्यादा मार्जिन इसका है, ये 10 रुपए वाले, ये इससे ज्यादा मार्जिन कोई कमा ही नहीं रहा है क्योंकि इनपुट कॉस्ट कम है, इसका मार्जिन बेचारे का कम है, पर वो परसेंटेज भी फिक्स है। मान लो अगर ये 50% कमा रहा है, ये 70% कमा रहा है एक चाय पे, तो 50% ये भी कमा रहा है, 250 खर्चा कर रहा है और 250 रुपए उस पर क्या ले रहा है? चार्ज ले रहा है, कि उसको एडिशनल भी उस चीज को क्या करना है? मैनेज करना है, प्रॉफिट ले रहा है, तो परसेंटेज फिक्स है। क्या? तो ऐसी चीज हर जगह लागू होती है। हम कहते हैं ना फ्रीगंज महंगा है, हम अगर उज्जैन में बात करें तो क्या है? फ्रीगंज महंगा है, क्यों? लागत महंगी है, ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट क्या है? कॉस्ट महंगी है, इसलिए कॉस्ट महंगी, लागत महंगी है, इसलिए क्या हो जाता है? आपका जो फाइनल प्राइस आपको मिलता है वो प्राइस क्या हो जाता है? वो भी कॉस्टली हो जाता है। तो बस ये छोटी छोटी चीजें क्या है वो लागू हो जाती है। ये इस तरह से निकलती है आपकी बेस रेट, कि हम किस रेट पे, तो हमें जो बेसिक रेट निकालते हैं ना कि भैया इस पे हमारा सारा चीज आ जाएगा, वो दर बेस रेट कहलाता है। डन, बढ़े आगे। डाइवर्सिटी ऑफ बैंक इन दी इंडिया इन बैंकिंग सेक्टर, किस तरह से इंडिया में जो बैंकिंग सेक्टर है वो डाइवर्सिफाइड है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। भारत में इसको लेकर हम पहले चर्चा भी कर सके, कई सारी बैंकें हैं, जैसे डिफरेंशियल बैंक जिन्हें हम कहते हैं, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, जो छोटी आपके क्या है मुद्रा बैंक है, वो मुद्रा पेमेंट बैंक मुद्रा हो गई, मुद्रा बैंक हो गई, फिर आपकी रीजनल रूरल बैंक हो गई, है ना, इसमें तो रीजनल रूरल बैंक हम पढ़ चुके हैं, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक हमें पढ़ना है। फिर और भी है, नाबार्ड है, सिडबी, एक्सिम, एनएचबी, IFCI, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय वित्त निगम जो है वो है, रेसिडेक्स है। अब ये रेसिडेक्स क्या है? तो ये जो एनएचबी है, भारतीय आवास बैंक जो है, इसका एक इंडेक्स है, हाउसिंग इंडेक्स, जो हाउसिंग प्राइस को बताता है, उसे क्या कहते हैं? उसे रेसिडेक्स कहते हैं, रेसिडेंट इंडेक्स, आवास इंडेक्स, सूचकांक, आवास सूचकांक, तो इसे क्या कहलाएगा? रेसिडेक्स कहा जाता है। ये दिमाग में रखिएगा कि रेसिडेक्स क्या है? रेसिडेक्स है आपका आवास सूचकांक, ठीक। फिर होता है बैंकिंग सर्विस इंडेक्स, तो ये 2011 जो बेस ईयर था उसके आधार पर इन्फ्लेशन को निकालने के लिए क्या है? एक इंडेक्स निकाला, एक वो निकाल गया इंडेक्स, जिसे कहा जाता है बैंकिंग सर्विस इंडेक्स, जिसमें सर्विसेज के आधार पर बैंकों को क्या किया जाता है? लिस्ट किया जाता है, जिसमें उनका एनईएफटी, मोबाइल बैंकिंग, ट्रांजैक्शन, जितने भी प्रकार की सेवाएं हैं, उन सभी सेवाओं को उसमें क्या किया जाता है? निकाला या फिर परखा जाता है। तो ये दो इंडेक्स आपके लिए काम के, रेसिडेक्स और बैंकिंग सर्विस इंडेक्स। कहानी क्लियर? अब इस पे सवाल आ सकता है, रेसिडेक्स क्या है, ठीक है, बैंकिंग सर्विस इंडेक्स क्या है, इस तरह, या फिर बैंकों के लिए कौन सा सर्विसेज को मेजर करने के लिए कौन सा इंडेक्स जारी किया जाता है, इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, और इन सब पे तो आ ही सकता है, है ना। तो इस सब पे तो क्या है? सवाल आ ही सकता है। तो एक एक करके इन सब चीजों को क्या कर लेते हैं? आगे बढ़ जाते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले डिफरेंशियल बैंकिंग सिस्टम, आपका स्मॉल बैंकिंग जो है उसमें आते हैं कि पेमेंट बैंक क्या होता है और आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो क्या होता है, मुद्रा बैंक क्या होता है और आपका ये जो स्मॉल जो छोटी बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो क्या होते हैं। तो दोनों में अगर अंतर की बात की जाए तो जो पेमेंट बैंक है, ठीक है,
ये उषा थरोट एक कमीशन जो थी उसके ऊपर आपका क्या हुआ, इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। पेमेंट मुद्रा बैंक की स्थापना किसके आधार पर हुई, उषा थरोट जो कमीशन है उसकी कमीशन की रिकमेंडेशन पे, अनुशंसा पर पेमेंट बैंक की स्थापना हुई। स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है या स्मॉल फाइनेंस आपकी छोटी जो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, जैसे लघु फाइनेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ लघु वित्त संस्था बैंक जो है उनको कहा जाए, तो उसकी स्थापना किस पे हुई, नचिकेत मोर समिति जो है उस पे हुई। ठीक है, ये माइक्रो फाइनेंस पे कमेटी थी, किसके ऊपर थी ये, माइक्रो फाइनेंस पे, लघु जो आपका फाइनेंस होता है उसके ऊपर आपका माइक्रो फाइनेंस पे कमेटी जो है वो बनी थी, नाम था नचिकेत मोर कमेटी। मुद्रा बैंकों की स्थापना किस पे हुई, उषा थरोट कमेटी के आधार पर। ये दोनों चीज रट लेना, यहां से सवाल बनता है। दूसरा पेमेंट बैंक, अच्छा ये दोनों आधी आधी बैंक, एक बैंक क्या होता है जमा लेता है और एक क्या करता है, एक बैंक होता है वो उसकी परिभाषा क्या है, जमा लेता है और लोन देता है। तो अब ये आधी आधी हो गई, पेमेंट बैंक खाली क्या करता है, जमा लेता है, और ये खाली क्या करता है, लोन देता है। बस ये आधी आधी हो गई। ठीक है, हमने एक बैंक को क्या कर दिया, तोड़ दिया, एक को काम दे दिया जमा लेने का, दूसरे को दे दिया लोन देने का। बस यहां से क्या बना दिया आपने, नए दो सिस्टम बना दिया। ठीक है, तो कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट बट ओनली अप टू 1 लाख रुपए पर इंडिविजुअल कस्टमर। क्या कर सकता है पेमेंट बैंक, आपसे डिपॉजिट ले सकता है, जमा ले सकता है, पर कितना, 1 लाख। ठीक, अलाउ टू टेक डिपॉजिट ऑफ एनी अमाउंट, ये क्या कर सकते हैं, आपसे डिपॉजिट ले लेंगे किसी भी समय का। कांट लेंड इन एनी फॉर्म, ये आपको क्या नहीं दे सकते, लोन नहीं दे सकते। ठीक है, ये आपको क्या करेंगे, स्मॉल लेंडिंग पे फोकस दे देंगे, मतलब आपको कार नहीं दिलाएंगे, मोबाइल दिला देंगे, कपड़े दिला देंगे, थोड़े मोटे इलेक्ट्रॉनिक के आइटम दिला देंगे, ये सब दिला देंगे। ठीक, क्या होता है ना, ये बजाज फाइनेंस, ये अपने HBD फाइनेंस, ये छोटी छोटी नाम सुने, ये सब ये काम आपका स्मॉल फाइनेंस में आ जाता है। ठीक है, ये क्या है, स्मॉल सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे, ये क्या करेंगे, स्मॉल आपके फाइनेंसिंग जो उसके ऊपर आपको क्या करेंगे, काम करेंगे, मींस आपको लोन देने पे काम करेंगे। ये आपको रेमिटेंस सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं क्रॉस बॉर्डर। ठीक है, जहां आपको बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये भी आपको क्रेडिट कार्ड के साथ में रेमिटेंस दे सकते हैं, ये डेबिट कार्ड दे सकते हैं, ये क्या दे सकते हैं, खाली क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं। ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड देना इनके लिए अलाउ नहीं। तो ये डिफरेंस है किसमें, पेमेंट बैंक और मुद्रा, ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ठीक, भारत की पहली पेमेंट बैंक थी एयरटेल पेमेंट बैंक। भारत की पहली पेमेंट बैंक कौन सी थी, एयरटेल पेमेंट बैंक। वर्तमान में 7 ऑपरेशनल पेमेंट बैंक भारत में काम कर रही है। कितनी काम कर रही है, 7। 8 को लाइसेंस दिया था, जिसमें से 7 क्या है, अभी भी काम में है। कहानी के लिए तो एक आपके लिए वो है क्या बोलते हैं, होमवर्क, कि आप ये ढूंढिएगा कि कौन कौन सी पेमेंट बैंक भारत में क्या कर रही है, काम कर रही है। तो लिस्ट बनाइएगा कि कौन कौन सी आपकी पेमेंट बैंक जो है वो इंडिया में फंक्शन में है। ठीक, अगला आता है आपका डेवलपमेंट बैंक्स, जो अलग अलग बैंक अलग अलग समय भारत में क्या हुई, ओपन। सबसे पहले इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको IFFCI को हिंदी में अगर कहा जाए तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। FCI was first specialized financial institute set up in which year, 1948। कब स्थापना हुई उसकी, 1948 में। ठीक है, प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस या टर्म फाइनेंस टू द लार्ज इंडस्ट्रीज इन इंडिया, जो भारत के बड़े औद्योगिक घराने उनको लोन देने के लिए, बड़ी इंडस्ट्रीज को लोन देने के लिए, किसके तहत, तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1948 के तहत। भारतीय औद्योगिक विकास निगम अधिनियम 1948 के तहत इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। तो क्या होता है, सवाल समझ में आ गया। ठीक है, IFFCI की स्थापना कौन से वर्ष में हुई, तो कौन से वर्ष में हुई, 1900। ठीक, ये कहानी क्लियर है। अगला आता है आपका नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो मैं आपको लास्ट वाली क्लास में छोड़ दिया था आधा बता के। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, भारत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। हिंदी में क्या कहा जाता है इसे, हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक, पूछा भी गया है, तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, इसका सिंपल है नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, अब आई कहानी समझ में। इसके ये डेवलपमेंट अथॉरिटी, अच्छा ये एक ऐसा बैंक है जिसकी कोई ब्रांच नहीं है, ये एक संस्था है जो दूसरों के सर पे काम करता है, दूसरों से काम कराता है।
ठीक है, मतलब जैसे ओला है ना, ठीक, ओला का खुद का कोई होटल नहीं है, दूसरे होटल को ओला बना रखा है। नाबार्ड का भी खुद का कोई बैंक नहीं है, कहीं नाबार्ड आप नहीं दिखा, क्या होगा, ये दूसरों के साथ काम करते हैं, आरआरबी के साथ काम करता है, बाकी सबके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ काम करता है, खुद अलग से काम नहीं करता। यही कहानी समझ में, ठीक है। एस्टेब्लिश इन विच ईयर, 1982, याद रखिएगा, पर इससे ज्यादा याद रखने की है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवारमन कमेटी। किस समिति की अनुशंसा पर, बी शिवारमन समिति की अनुशंसा पर। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक। स्थापना हुई कौन सी ईयर में, 1982 में। किसकी अनुशंसा पर, इसकी बी शिवारमन कमेटी की अनुशंसा पर। ठीक, स्टैट्यूटरी बॉडी थी कब, 1982 में। फिर इसके लिए कानून लाया गया, क्या था, पार्लियामेंट्री एक्ट, नाबार्ड एक्ट 1981 के आधार पर इसे क्या बनाया गया, एक वैधानिक संस्था बनाया गया। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, मुंबई में, ये भी एक सवाल है। क्या है, हेडक्वार्टर कहां पर है, ये भी एक सवाल है, तो मुंबई में। नाबार्ड फुली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या है ये पूरा, सब भारत सरकार के अधीन आता है, और इसका टोटल शेयर कितना है, 30,000 करोड़ का है। ठीक है, इसकी वैल्यू है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज को, रूरल एरियाज को डेवलप करना जो है, वो इसकी क्या है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां से सवाल जनरली प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में 4-5 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। फुल फॉर्म, आपका ईयर, किस समिति की अनुशंसा पर बना, ये हेडक्वार्टर कहां पर है और किसके अधीन है, तो भारत सरकार के फुली अधीन एक संस्थान नाबार्ड है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इसी चीज में अगर नाबार्ड के बारे में बात करें, तो नाबार्ड किसके साथ काम करता है, तो पहले तो वो जो स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है, राज्य सहकारी संस्था, ठीक है। फिर आपका हो गए आरआरबी, कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल जो भी इंस्टीट्यूट आरआरबी के साथ में, एसबीआई के, आरबीआई के साथ है, सबसे एसबीआई नाबार्ड क्या कर लेता है, काम करवा लेता है। ठीक, अगला आता है आपका सिडबी, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसकी शुरुआत 2 अप्रैल 1990 पर की गई। कब की गई इसको, 1990 में। अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। लगभग चीजों का इसमें अभी इसका हेडक्वार्टर मेंशन नहीं है, पर लगभग चीजों का हेडक्वार्टर कहां होता है, मुंबई, पुणे वगैरह सब कुछ। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। सिडबी का हेडक्वार्टर कहां पर है, सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में, याद रखिएगा, यहां से सवाल पूछने की संभावना है। सिडबी जैसा इसका नाम है, लघु उद्योग डेवलपमेंट पे काम करता है, वैसे इसका काम। ठीक, अगली बैंक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्जिम, आयात निर्यात बैंक या भारतीय आयात निर्यात बैंक। ये पूर्ण रूप से भारत सरकार की है और स्थापना कब हुई, 1982 में हुई, और नाम क्या है, आयात निर्यात बैंक। काम क्या करेगी, आयात निर्यात को फाइनेंस करने का। आई कहानी समझ में, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने का। तो एक और चीज याद रखना, स्थापना कब हुई उसकी, 1982 में। ठीक, एक बैंक है आपकी नेशनल हाउसिंग बैंक, NHB, राष्ट्रीय आवास बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक बनी कौन सी ईयर में, 1988 में। राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के आधार पर क्या करती है, तो बैंकों को हाउसिंग एरिया को फाइनेंस करने का काम ये बैंक करती है। तो ईयर फिर याद रखिएगा, 1988। फिर अधिनियम कब आया, 1987। लोकल एरिया बैंक, ठीक है, लोकल एरिया बैंक जो है इसकी शुरुआत 1996 में, क्षेत्रीय मतलब क्षेत्रीय बैंकें जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। क्षेत्रीय बैंकों की शुरुआत कब हुई, ये शुरुआत हुई 1996 में, जब फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। आरआरबी जैसे है वैसे ही यूनियन स्टेट गवर्नमेंट के आधार पर इन बैंकों को क्या दिया जाता है, इनको जो परमिशन है वो परमिशन दी जाती है, ठीक है। इनके साथ में ये सीआरआर एसएलआर वाला का जो जमाने का टंटा है वो सब क्या नहीं होता, ये इंक्लूड नहीं होता। ये होती है आपकी क्षेत्रीय बैंक। हमारे यहाँ जनरली अब क्षेत्रीय बैंक क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। हम किस पे, जैसे कुछ होती है, जैसे विक्रमादित्य मर्यादित बैंक होती है ना, ठीक है, विक्रमादित्य जो क्लॉथ मार्केट में चलती है, तो वैसी बैंक आपकी क्या कहलाती है, ठीक, लोकल। नॉन बैंकीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गैर बैंकीय वित्तीय संस्था, ये बड़े महत्वपूर्ण है ना। ये सब किसके तहत रेगुलेट होते हैं, कंपनीज एक्ट 1956 के तहत, 1956 के तहत इनका क्या होता है, इनका रेगुलेशन जो है वो रेगुलेशन किया जाता है, ठीक है।
ये मल्टीपल रेगुलेटर है, इंश्योरेंस कंपनीज, एडा भी इसको मैनेज करती है, सेबी भी इसको मैनेज करता है, आपका स्टेट गवर्नमेंट भी मैनेज करती है, आरबीआई और नाबार्ड भी जो गैर वित्तीय बैंकिंग संस्थान होता है इनको मैनेज करने का काम करता है। काम क्या है? तो ये सरकार की जो वित्तीय आवश्यकता है, कंपनियों की जो वित्तीय आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये सब क्या करते हैं? कार्य करते हैं। बैंक और इन दोनों में अंतर क्या है? तो जैसे बैंक को सीआरआर वगैरह सब देना होता है, वैसे इनको क्या नहीं देना होता? सीआरआर, एसएलआर या बाकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करना होता। ये लैंडिंग, बिग लैंडिंग्स जो होती हैं उनके ऊपर फोकस होते हैं, जो बड़े लोन होते हैं, फाइनेंसिंग, उसके ऊपर इनका फोकस जो है वो ज्यादा होता है। इससे ज्यादा हमारे लिए काम का नहीं। कुछ बेसिक सी चीजें, नॉन परफॉर्मिंग असेट, ठीक है, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आपने, बैंक ने आपको लोन दिया, ठीक है, वो उसका क्या है? उसका असेट है, पूंजी है ना। अब वो पूंजी कैसी है? कार्यरत है पूंजी, परफॉर्मिंग है या नहीं, उस पर डिपेंड करता है आप लोन का पेमेंट कर रहे हैं या नहीं। अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लोन आपने लिया है, ठीक है, और 2 क्रॉप सीजन तक आपने पे नहीं किया, तो वो फिर क्या हो जाएगा? एनपीए हो जाएगा। और आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया है और 1 क्रॉप सीजन से ही ड्यू है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले एक शुरुआत हुई स्पेशल मेंशन अकाउंट जो होती है उनकी, विशेष उल्लेख खाता की। ये हमने एक टाइम ड्यूरेशन डिसाइड कर दिया कि अगर कोई खाता है बैंक के पास में, लोन अकाउंट है, वो एक नियत समय 90 दिन तक उसने पेमेंट नहीं किया, तो उसको अलग अलग कैटेगरी में क्या कर दिया जाता है? डाला जाता है। अगर 90 दिन तक पेमेंट नहीं हुआ तो एनपीए हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 महीने तक पेमेंट नहीं हुआ तो उसको एसएमए 0 में डाला जाएगा, फिर 1 में डाला जाएगा, 60 से 61 दिन तक एसएमए 2। ये आपके लिए काम का नहीं है, पर एनपीए काम का है कि कितने दिन तक पेमेंट नहीं हुआ? 90 दिनों तक पेमेंट नहीं हुआ तो उसे क्या डाला जाएगा? एनपीए के अधीन डाल दिया जाएगा, ठीक। बात आती है बैंकिंग कंसोलिडेशन की, तो 2 समिति बनी, नरसिम्हन समिति। पहली बनी कब? 1991 में, और नरसिम्हन समिति वापस बनी कब? 1998 में। ये 2 समिति का नाम रखिएगा। इन्हीं के आधार पर क्या किया गया? इन्हीं के आधार पर आपका बैंकिंग का कंसोलिडेशन जो है वो किया गया। इसके अलावा वर्मा कमेटी बनी थी, जिन्होंने किसके कंसोलिडेशन की बात की? आरआरबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कंसोलिडेशन की बात की। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, बैंकों का मर्जर किस समिति के अनुशंसा पे हो रहा है? नरसिम्हन समिति के अनुशंसा पर। नरसिम्हन समिति 1991 में बनी और वापस कब बनी? 1998 में। मर्जर कब कहा? मर्जर की बात 1998 में की। कहानी के लिए चलिए, इसके अलावा एक मिशन चलाया गया, मिशन इंद्रधनुष। कौन सा चलाया गया? मिशन इंद्रधनुष। 2014 के बाद बैंकों को फिर से क्या करने के लिए? रिवाइव करने के लिए एक समिति बनाई गई, जिसका नाम था पीजे नायक समिति। पीजे नायक समिति के अनुशंसा पर मिशन इंद्रधनुष चलाया गया, जिसमें 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, तो 7 चीजों पर काम किया गया। अपॉइंटमेंट, बैंक बोर्ड ब्यूरो, अच्छा इसमें था ABCDEFG, कैपिटलाइजेशन, डिस्ट्रेसिंग, एम्प्लॉयमेंट, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी और गवर्नेंस रिफॉर्म। ऐसे करके 7 काम क्या किए गए? टोटल 6 काम इसके अधीन क्या है? किए गए। एक मिनट बेटा, हाँ जी, टोटल 7 काम जो है इसके अधीन क्या किए गए? मिशन इंद्रधनुष के तहत 7 चीजों। पहला, अपॉइंटमेंट। In order to check the excessive concentration of power and smooth functioning, bank introduced the talent in private sector into the public bank, separation of post to the chief executive officer and managing director. बैंकों को अलग अलग क्या कर दिया गया? आवश्यकता के आधार पर अपॉइंटमेंट जो है वो किए गए। इसमें से सीईओ और एमडी 2 अलग अलग पोजीशन डिफाइन कर दी गई, जिससे प्राइवेट सेक्टर से भी हम क्या कर सके? लोगों को ला सके और फंक्शनिंग जो है वो अच्छे से कर सके। दूसरा, कुछ बड़ी पोजीशन के अपॉइंटमेंट पे हेड बनाने के लिए, जैसे एसबीआई को हेड कौन करेगा, ठीक है, अलग आपका जो आरआरबी उनको हेड कौन बनेगा, उसका सीईओ कौन बनेगा, इसके लिए एक बोर्ड बनाया गया। अपॉइंटमेंट ऑफ जो पब्लिक सेक्टर बैंक को क्या करेगा? लीड करेगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो। ये 2014 के बाद बना, ठीक है। ये क्या है अब? तो जितने भी बैंकिंग अपॉइंटमेंट्स होते आरबीआई के गवर्नर को छोड़ के, ठीक है, वो गवर्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ये जो बैंकों के हेड जो बनते हैं पीएसबी के, जितने भी आपके सरकारी बैंक है उनके, तो वो बैंक बनाने का काम कौन करता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो। फिर होता है कैपिटलाइजेशन। अब क्या होता है? जो बैंकों में सबसे ज्यादा आवश्यकता है पैसों की,
तो अब एनपीए वगैरह को जो नीड है उसको मीट करने के लिए क्या किया गया, अलग से 70,000 करोड़ का प्लान किया गया कि जिस भी बैंक को पैसे की आवश्यकता है वहां पैसा डाला जाएगा और उन बैंकों को क्या किया जाएगा, रिवाइव किया जाएगा, उनको वापस से मिस फंक्शनिंग जो उसमें डाला जाएगा। डी स्ट्रेसिंग मतलब उनके ऊपर जो रिस्क है ना कि जिसके कारण वो टेंशन में है, उनके क्या खत्म किए जाएंगे, टेंशन खत्म किए जाएंगे। ठीक, फिर आपका एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग ग्रेटर फैसिलिटी एंड पीएसयू मतलब आप अपने हिसाब से लोगों को चुन सकते हो अपनी कैपेसिटी, क्योंकि आपको काम करना है, करवाना आपको, तो अपने जैसे अपने हिसाब से लोगों को चुनो, सरकार उसमें बहुत ज्यादा दबाव नहीं बनाएगी। फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी कि आपको बताया कि भैया आप अपना परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाइए, जिसे केपीआई की परफॉर्मिंग इंडिकेटर एक इंडेक्स जो है वो बनाया और आप अपने परफॉर्मेंस पे क्या किया जाने लगा, बैंकों पे ध्यान दिया जाने लगा। और गवर्नेंस रिफॉर्म जिसमें जो भी ऐसे कानून थे उन कानून को क्या किया गया, खटाया गया और कुछ नए कानून बनाए गए जिससे उसमें ट्रांसपेरेंसी विजिलेंस जो है वो आ पाए। ठीक है, सवाल कैसा पूछा जा सकता है, मिशन इंद्रधनुष किसकी अनुशंसा पर शुरू किया गया, जेपी नायक समिति के अनुसार, पीजे नायक समिति के अनुशंसा। कब शुरू हुआ, 2014 में। बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो गठन है वो किस समिति के अनुशंसा पर किया गया, पीजे नायक समिति। बैंक बोर्ड ब्यूरो किन के अपॉइंटमेंट पे काम करता है, पीएसबी के हेड के अपॉइंटमेंट्स। आई कहानी समझ में? तो इस तरह के सवाल आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। फिर कुछ चीजें हैं जिनका नाम आपने जनरल सुना होगा, निधि नाम सुना, जो पैसा आप जमा करते हो उसको। तो निधिज इंक्लूड द डेफिनेशन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, दे आर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1946। कौन मैनेज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, तो ये निधि है। चिट फंड जो आपको एक कहते हैं ना, एक रिस्क के आधार पे आपको ये बताता है कि भैया हम क्या करेंगे, इतने समय में पैसा आपका इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो लेकर आते हैं उन्हें चिट फंड कहा जाता है। प्रोजी स्कीम्स ये भी वही है जो हायर रिटर्न आपको गारंट करे और बोले कि आपको रिस्क कम और रिटर्न क्या हो, हायर हो, वैसी स्कीम्स को क्या कहा जाता है, प्रोजी स्कीम्स का। इनको हिंदी में भी प्रोजी स्कीम्स ही कहते हैं। चिट फंड को चिट फंड कहते हैं और निधि को तो निधि कहते हैं। आई कहानी समझ, निधि का मतलब ही क्या होता है, जो आप क्या करते हो, पैसा जो होता है उसको क्या कहते हैं, निधि कहते हैं। ठीक, फिर एक एटीएम्स होते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसको हिंदी में भी यही बोलेंगे, एटीएम का फुल फॉर्म तो यही होगा। ठीक है, तो इसको कौन मैनेज करता है, तो ये ऑपरेट करने का काम करता है नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ठीक है, ये एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय गुणवत्ता निगम, भुगतान निगम के आधार पर क्या होता है, वो इसको मैनेज करते हैं। तो महत्वपूर्ण इसमें एक अकेली चीज है, एनपीसीआई। ठीक, अलग अलग तरह के एटीएम होते हैं, हमारे काम के नहीं। तो ये बैंक एटीएम ब्राउन लेबल, रेड लेबल कोई मतलब के नहीं, बट हाँ इतना जरूर काम का है कि इसका काम कौन करता है, एनपीसीआई। डिजिटल पेमेंट के बारे में बात करें, भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का रिकमेंडेशन जो है वो रतन वताल कमेटी जो थी उसने किया। इसके लिए आपके डिजिटल पेमेंट के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण काम है क्या है, सवाल क्या है, रतन वताल समिति। यहां से सवाल पूछा जा सकता है। मैनेज कौन करता है, तो एनपीसीआई, भारतीय राष्ट्रीय क्या भुगतान निगम। ठीक है, ये भुगतान निगम इसको क्या करता है, मैनेज करता है। अलग अलग सिस्टम है। यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भीम यूपीआई, भारत इंटरफेस फॉर मनी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये दो तीन चीजें आपको क्या करने की है, याद रखने की। क्या क्या याद रखने का है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, भारत इंटरफेस फॉर यूपी मनी। यूपीआई हम हर बार देखते हैं, मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक, इसके अलावा एईपीएस अगर आपने कहीं पर लिखा हुआ देखा है, मतलब होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, है ना, जो थंब लगा कहते हैं उसको एईपीएस का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या होता है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। फिर होता है एनईटीएस, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। ये जो फास्टैग होता है, फास्टैग के ऊपर आपने एनईटीएससी देखा होगा, तो वो एनईटीएससी का क्या मतलब क्या होता है, फास्टैग पे लिखा हुआ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। ठीक, ये फुल फॉर्म आपको याद रखने की अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि यहां से पूछे जा सकते हैं। फिर बता देता हूं, रतन वताल कमेटी की अनुशंसा पर क्या हुआ, जो पेमेंट सिस्टम्स हैं, ई पेमेंट, उनको क्या किया गया, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया गया। एनपीसीएल जो इसे मैनेज करता है,
एनपीसीएल का फुल फॉर्म हम देख चुके हैं, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ठीक है। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भीम यूपीआई मनी, ठीक। फिर आ गया एईपीएस, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, और जो आपका फास्टैग कौन मैनेज करता है, एनईटीसी, नाम हो गया नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, डन। इसके अलावा एक रुपए होता है, रुपए सिस्टम जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिजिनियस पेमेंट सिस्टम है, ठीक है, जो प्रीपेड कार्ड हमारे यहाँ क्या करता है, अवेलेबल करवाता है, डन। यहां तक कोई डाउट हो तो बता दीजिए, ठीक। एक होता है क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या होता है, डिजिटल करेंसी, है ना, डिजिटल करेंसी जिसका कोई भी हार्ड करेंसी अवेलेबल नहीं हो, वो आपका क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या। अभी हमारे यहाँ बिटकॉइन, एथेरियम, रिपल, लाइटकॉइन, फेसबुक का लिब्रा चल रहा है, ऐसी कई सारी क्या है आपकी चल रही है। हमारे एक समिति बनी, दिनेश शर्मा कमेटी, जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि हमें क्रिप्टो करेंसी पे टोटल बैन कर देना चाहिए। ये चीज याद रखने लायक है। किस समिति ने क्रिप्टो करेंसी पर बैन की बात की, ठीक है। भारत ने अपना एक क्रिप्टो करेंसी जारी किया है, आरबीआई ने, नाम है ई रूपी, रूपी का नाम पता है ना, ई रूपी जारी किया, वो क्रिप्टो के फॉर्मेट में क्या करेगा, काम करेगा, पर उसको मैनेज करेंगे और वो रेगुलेटेड होगा, ये रेगुलेटेड नहीं होता, ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर। आपको कोई लगता है कुछ चीज छूटी हुई तो बता सकते हो, समझना। बैंक कितने हैं सारा देख चुके हैं, ठीक। आरबीआई पूरा देख लिया, अलग अलग समितियां देख ली, कौन कौन सी समिति होती है, क्या फुल फॉर्म्स होते हैं, वो पूरा के पूरा सेगमेंट जो बैंकिंग वाला सेगमेंट है वो पूरा हमने देख लिया, जहां से सवाल बनने की संभावनाएं होती। इसके अलावा तो बहुत कुछ है बेटा, पर वो पूरा इकोनॉमिक्स हम लोग नहीं देख पाएंगे, डन।